So this is our second class of parliament. In the last class, we covered parliamentary functioning. With that, we covered speaker, heads of the parliament, and then control on executive. Today, we will cover relevance of Rajya Sabha, comparison with Britain, like what is the difference between Britain parliament and Indian parliamentary system. Then we will cover privileges, 10th schedule, and parliamentary committees. So our first topic is parliamentary committees. Parliamentary committees, anybody knows there are two types of committees. One is standing committee and other one is ad hoc committees. Anybody wants to tell the difference between these two? Standing is permanent. Ad hoc Yes, is Rupali. Standing is permanent. Ad hoc is temporary. Yes, this is the primary difference between standing committee and ad hoc committee. There are three major standing committees that is to establish the financial accountability. कौन सी है वो? Public Account Committee. Estimate Committee. Sorry? Estimate Committee and Committee on Public Undertakings. So one is Public Account Committee, Estimate Committee, and the other one is Public Undertakings. So prelims के लिए हम इसका डिफरेंस करते हैं. कितने मेंबर्स हैं अर्चना पब्लिक अकाउंट कमेटी में? मैम 22 members. Yes, 22 members. Yes. And राज्यसभा और लोकसभा में से कितने हैं? मैम 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. Yes. Estimate committee, आरती? मैम 30. How many from Lok Sabha? हम क्या अभी याद नहीं आ रहा है. Actually, all are from Lok Sabha. You need to remember, 30 members, all are from Lok Sabha. And the Committee on Public Undertaking, same 22 members, 15 from Lok Sabha and 7 from Rajya Sabha. So ये prelims का stuff हो गया कि जो हम उसके लिए लर्न करते हैं. फिर उसमें हम ये भी लर्न करते हैं कि कौन सी किस ईयर में बनी थी, वो आपको प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर लेना है. अब यहाँ पे मतलब एक इंट्रोडक्शन हो सकती है अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज पे आता है कि दो टाइप की होती है, स्टैंडिंग और एड हॉक. और मे बी यू कैन स्टार्ट विद के आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 से बेसिकली ये पावर ड्राइव करते हैं. 105 किसका है? It's basically linked to the powers and privileges of the parliament. So जो भी पावर और प्रिविलेजेस हैं पार्लियामेंट के पास, उसी के अंडर जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज के पावर जो है ड्राइव होती है. अब आता है आर्टिकल 118. ये किसके साथ लिंक्ड है? ये रूल्स ऑफ हाउस के साथ लिंक्ड है. सो बेसिकली पार्लियामेंट हैज द पावर टू कंडक्ट इट्स ऑन, जो भी मतलब फंक्शनिंग होती है उसको रूल्स जो है पार्लियामेंट खुद बना सकती है. तो वहीं से पार्लियामेंट्री कमिटीज ड्राइव होता है. तो हमें इंट्रोडक्शन अगर पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई भी पूछी हो, जैसे पीएसी, एस्टिमेट और एनीथिंग, ये 105 और 118 जरूर मेंशन करना है. और फिर आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती हैं? वही स्मॉलर डेलिब्रेटिव बॉडीज हैं. मतलब बेसिकली ये डेलिब्रेट करती हैं, मतलब थिंक अपॉन करती हैं कोई भी लॉ, इनको जो पास करते हैं. हमने लास्ट क्लास में जब पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के इश्यूज देखे थे, उसके अंदर यही देखा था कि बाईपास हो रही है पार्लियामेंट्री कमिटीज. कितने बिल्स मतलब जनरली अभी दिए जा रहे हैं परसेंटेज? 11%, sorry. सॉरी 27 to 11%. तो 27% से मतलब नीचे जा चुका है ये हमें ध्यान रहना है. और ये स्मॉलर कैलिब्रेटिव बॉडीज हैं जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होती हैं इसके अंदर, ताकि असिस्ट करते हैं पार्लियामेंट को अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए. अब अगर आपको मतलब कंक्लूजन में ये वर्ड यूज कर सकते हो, दीज लाइक आर द आईज, ईयर्स एंड हैंड्स ऑफ द लेजिस्लेचर, समटाइम्स द ब्रेन ऑफ द हाउस टू. मतलब एक कोट ऐड करने के लिए, आप इसकी सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए ये लाइन लिख सकते हैं कि जो हमारे मेजर बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरह पार्लियामेंट की जो मेजर फंक्शनिंग करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज मेन है. तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन क्या होगी. उसको अगर डिफाइन करने का टाइम मिलता है, इतना टाइम होता नहीं है कि हम वहां पे लिख पाए, उसको लिख देना, वरना कंक्लूजन के अंदर ये कोट लिखा जा सकता है. अब आ जाती है कि इसकी फंक्शन जरूरत क्या है.
पहले हम खुद से सोचते हैं पार्लियामेंट्री फंक्शंस लाइक कमिटीज का क्या फंक्शन है। मैम टू प्रोवाइड एक्सपर्टीज इन एरियाज ऑफ लेजिस्लेशन। बेसिकली जो भी मतलब जो एमपीज होते हैं वो वहां पे एक तो प्रॉपरली डिस्कस नहीं कर पाते पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट्री कमिटीज में जब वो बैठते हैं साथ में तो उनके पास टाइम ज्यादा होता है, तो डिटेल में स्टडी कर पाते हैं और जो एक्सपर्टीज होते हैं वो प्रोवाइड कर पाते हैं। यस, नेक्स्ट। मैम अपोजिशन के मेंबर्स भी होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी आती है। तो इसके अंदर हम अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करती है। मैम टू गिव Anti- देयर ट्रू ओपिनियन इन रिस्पेक्टिव ऑफ एंटी डिफेक्शन। यस, क्योंकि एंटी डिफेक्शन इसको अप्लाई नहीं होता है, इसके कारण जो पार्टी की लाइन से हटके भी वो अपना ओपिनियन दे पाते हैं। अर्चना प्लीज पार्टिसिपेट। Yes. Ma'am, they examine the expenditures of the houses. यस, The यू कैन से assembly. लाइक दे एग्जामिन द एक्सपेंडिचर। इनफैक्ट उसमें मतलब जैसे आपने ये बात बोली ना, जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज का ब्रॉडर क्वेश्चन आता है, तो अगर आप लिख रहे हो एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करने के लिए, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे एस्टिमेट कमेटी हो सकती है या पब्लिक अकाउंट कमेटी हो सकती है। तो मतलब जितनी भी आपके पास ऑलरेडी कमिटीज के नेम है उसी को एग्जाम्पल्स में लिख के आप जस्टिफाई कर सकते हो। जैसे अंकित ने बोला था एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो आप इसमें दे सकते हो जैसे सरोगेसी रेगुलेशन बिल है, इसमें कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है ये स्टडी करती है स्पेसिफिकली, तो हम ये एग्जांपल दे देंगे फॉर द एक्सपर्टीज। और मे बी जीएसटी के लिए आप दे सकते हो। फिर चेक्स एंड बैलेंसेस, ये किसके लिए हो गया, ये जो आरती ने बोला था, मतलब अकाउंटेबिलिटी को रखने के लिए। चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे रखेंगे, मतलब हम एग्जीक्यूटिव पर चेक रख रहे हैं थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटी। अब आ गया उसके बाद स्ट्रेंथन द लॉज। आपको चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब याद आ गया ना, जो सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब इंडिया के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर कैसा है, विद चेक्स एंड बैलेंसेस। कौन से चेक्स, जैसे कि एग्जीक्यूटिव के लाइक डोमेन में कौन इंटरवीन कर रहा है, पार्लियामेंट थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो वर्ड्स याद रहने चाहिए। फिर स्ट्रेंथन द लॉज, मतलब जैसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर कमिटी ऑन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स ये हेल्प करता है। फिर बजटरी ओवरसाइट, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है ही है कि जैसे एस्टिमेट कमिटी हो गई। फिर ये कॉन्सेंसस बिल्ड करने में हेल्प करता है, क्योंकि सारे पार्लियामेंट्रियंस जो हैं यहाँ पे वो डिस्ट्रप्शन नहीं होती जैसे पार्लियामेंट के अंदर होती है। पब्लिक को एंगेज किया जा सकता है, स्क्रूटनी डिटेल करते हैं। फिर उसके बाद ये अंकित ने बोल ही दिया कि एंटी डिफेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो ये मेजर मेजर लाइक सिग्निफिकेंस हो गया। और अगर ब्रॉड फंक्शंस मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए, लेकिन इतना चांस नहीं होगा, इसको भी यूजली हम सिग्निफिकेंस के अंदर क्लब करके लिख पाएंगे एग्जाम के अंदर। लेकिन वही कि इनके पास होता है कि वो स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, पावर टू समन द मिनिस्टर्स, एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स एंड टू मेक द रिकमेंडेशन। सिंपल सिंपल है, ये वर्ड्स आपको मेन ध्यान रहने चाहिए जो पहले आपने बोले। अब इसके अंदर इश्यूज क्या है, Ma'am, post-mortem expenditure. मैम जैसे जो चेयरमैन होते हैं उनको स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं कमिटीज के। हाँ आप कह सकते हो कि स्पीकर जो है वो इम्पार्शियल नहीं होते उस वे में, मतलब कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी का ज्यादा से फिर भी रह जाता है इन पार्लियामेंट्री कमिटीज एज वेल, तो आप उस वे में इसको मेंशन कर सकते हो। और अर्चना ने क्या बोला था, Ma'am, they examine the means post-mortem examination of expenditure. एग्जैक्टली यहाँ पे मोस्टली पोस्टमार्टम होता है। जिस तरह पब्लिक अकाउंट कमेटी जब सब कुछ हो चुका है, मतलब पॉलिसी बन चुकी है, वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के बाद वो एग्जामिन करते हैं। और सच वो मतलब ये भी नहीं, पॉलिसी चेंज करने के लिए नहीं बोल सकते। तो हम कह सकते हैं कि एक तो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, और दूसरी चीज कि ये रिकमेंडेटरी होते हैं, मतलब एडवाइजरी। और इनके पास जो भी मतलब इन्होंने एडवाइसेस दी हैं उसको इन्फोर्स करवाने के लिए इनके पास लाइक प्रॉपर ऑपरेशनल वो नहीं होता मैकेनिज्म। और अंकित रूपाली, मैम मैम पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं उनके पास में एक्सपर्टाइज नहीं होती है मोस्टली इन केस ऑफ लोकसभा। हाँ तो आपने इसमें ये भी बात लिखनी है कि यहाँ पे एनसीआरडब्ल्यूसी का मेन पॉइंट यही था कि इनके पास भी रिसर्च स्टाफ जो होता है ना वो नहीं अवेलेबल, इनके पास भी प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते। मतलब अगर आप वे फॉरवर्ड लिखने जाओगे तो सबसे पहले आपका पॉइंट यही आना चाहिए कि जो नेशनल जो कमीशन बना था टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसने ये बात बोली है कि हमें रिसर्च स्टाफ जो है उसको प्रोवाइड करना चाहिए पार्लियामेंट्री कमिटीज को, और प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए। फिर वही इंडिपेंडेंस नहीं है,
इनके पास, क्योंकि ये भी मतलब एमपीज ही होते हैं, उनके पास प्रॉपर मतलब जैसे हम कहेंगे कि पॉलिटिसाइज हो चुकी हैं कमिटीज भी। जैसे आरती ने बोला था कि स्पीकर ही तो अपॉइंट करता है इनको। फिर लिमिटेड पार्टिसिपेशन है, ये आप डाटा याद रख सकते हो कि जो सिर्फ 50% ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट थे मीटिंग के दौरान। मतलब 49% है, आप अराउंड 50% लिख सकते हो कि यहाँ पे भी मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर इनके पास लिमिटेड पावर्स है, ये कहीं ना कहीं उसी में कवर हो गया है कि इंडिपेंडेंस नहीं है। फिर बिल्स बाईपास होते हैं, ये हम ऑलरेडी डाटा देख चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। फिर एक प्रॉब्लम ये है कि सबका टेन्योर जो है 1 ईयर है, जिसके कारण क्या है, स्पेशलाइजेशन हो नहीं पाती क्योंकि इतने में मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो ये ब्रॉड ब्रॉड इश्यूज हो गए, और हमने जैसे पहले प्रैक्टिस किया है, अब इसी से फॉरवर्ड कैसे निकलेगा अर्चना? फर्स्ट पॉइंट का हो चुका है। मैम ensuring independent functioning. तो आप कैसे कह सकते हो कि जैसे कोई सिलेक्शन कमेटी बनाई जा सकती है उसके मेंबर्स बनाने के लिए? ओके, फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। Appointment of experts to provide support to parliamentarians. हम्म आरती, रूपाली। मैम Appointment- पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ वो होना चाहिए, मतलब अगर जैसे मान लो कि मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, हाँ कुछ yes, ma'am. स्पेसिफिक नंबर ऑफ मीटिंग्स है तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए इन पार्लियामेंट एज वेल। और A mandatory Appoint- reference. मैम जो एक्सपर्टीज है उसके लिए भी जैसे मैकेनिज्म रखना चाहिए प्रॉपर। हाँ, मतलब उसके लिए आप आरती, जैसे वो अंकित ने बोल दिया था कि एक्सपर्टीज मतलब एक प्रॉपर रिसर्च स्टाफ होना चाहिए। आप उस वे में भी कह सकते हो कि जैसे हमने कहा था ना कि यहाँ पे पब्लिक की इंगेजमेंट होती है, तो आप इसको कह सकते हो कि जो पब्लिक की वो है विजिबिलिटी इन पब्लिक, इसकी इंक्रीज करनी चाहिए। मतलब क्या जो है क्लोज्ड डोर्स के अंदर क्या डिस्कस कर रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए, ताकि पब्लिक भी वहां पे अपना व्यू रख पाए और अकाउंटेबिलिटी बेटर सेटअप कर पाए। और क्या बोला था मैम रूपाली? कैन बी मेंशन हियर कि जैसे जो पीएम है वो मन की बात में डिस्कस करते हैं तो वो आने वाले वहां पे चीजें डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। एक्चुअली उसमें मतलब कर तो सकते ही हैं, बट इसका आई थिंक नेगेटिव पॉइंट ये होगा फिर और भी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो जाएंगी। ओके मैम। मैम कुछ सेक्शंस के बिल को मैंडेटरी रेफरेंस करना चाहिए पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए। मैंडेटरी जो है मतलब रेफरेंस करना टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज, एवरी बिल शुड बी कंपल्सरी। यस And मैम रूपाली। increasing the tenure of the committees so that हाँ, the prior experience could be used. तो मतलब एनसीआरडब्ल्यूसी की जो मेजर रिकमेंडेशंस थी ना जो पार्लियामेंट्री कमिटीज को लेके, वो यही थी। एक तो इनको प्रॉपर रिसोर्सेज दो, प्रॉपर रिसर्च स्टाफ होना चाहिए, इनका टेन्योर इंक्रीज करो। क्योंकि अगर ये तीन चीजें होंगी तो मेन हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज का सबसे मेजर जो लाइक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एक तो प्रॉपर डिटेल स्क्रूटनी हो सके, और जो है एक्सपर्ट ओपिनियन होना चाहिए। मतलब जो टेक्निकलिटी ऑफ लॉज है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल आया, अभी स्पेस के रिगार्डिंग बनेगा, फिर जो हमारा ड्रोन्स के रिगार्डिंग रूल्स बने थे। तो ऐसे ऐसे जो टेक्निकलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है, उसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन होना इंपॉर्टेंट है। मतलब उसको हम सिर्फ फंक्शनल और ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते, उसकी टेक्निकल जो है मतलब वायबिलिटी लोग को चेक करने के लिए वो कंपलसरी है। तो मतलब ये तीन पॉइंट्स जो हैं एनसीआरडब्ल्यूसी के वो आपने कंपल्सरली मेंशन करने हैं। एनी पॉइंट? रूपाली, यू वर सेइंग समथिंग। तो स्पीकर का ही बोल रही थी कि वो पॉइंट होता है ना बाय स्पीकर, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब आप Because ये कह speaker- सकते हो कि सिलेक्शन कमिटी सेटअप होगी। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए तो मेजर जो दो चीजें दिमाग में आपने रखी, एक तो एक्सपर्टीज मतलब रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, सेकंड इज इंडिपेंडेंस, मतलब इसको जो है एक प्रॉपर मैकेनिज्म मिले कि जो भी एडवाइसेस दे रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो एक वुड्रो विल्सन का एक कोट है, टू शो द लाइक सिग्निफिकेंस ऑफ कमिटीज दैट इज कांग्रेस इन सेशन, मतलब जो पार्लियामेंट में जब कांग्रेस के मेंबर्स जब बैठते हैं दैट इज अ पब्लिक एग्जीबिशन। तो मतलब सिर्फ वो दिखावे के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली व्हेन दे आर इन कमिटी दैट दे आर इन एक्शन। तो आप ये मेंशन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, मे बी कंक्लूजन में, और या फिर जो हमने पहले लाइन डिस्कस की कि ये जो है आईज ईयर्स एंड हैंड्स ऑफ लेजिस्लेचर है और ब्रेन ऑफ द हाउस टू। तो आप इस तरह अपने आंसर को एंड कर सकते हैं।
अब आ जाती है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को लेके। मेजर जो 3 कमिटीज हैं, हम इसका प्रीलिम्स वाला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाता है, एक तो 2023 मतलब लास्ट टाइम में हमने क्वेश्चन देखा था इसी पे, 2023 या 21 में स्पेसिफिक क्वेश्चन आ चुका है इस पे। और दूसरी बात, पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट कमेटी पे 2018 में क्वेश्चन आया। तो इस तरह इंडिविजुअली भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो होता है ना टेक्निकल जार्गन जो है, मतलब ये एक्चुअल में क्या काम करती है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ऑल्दो आपको पता है पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, वो एग्जामिन करती है रिपोर्ट ऑफ सीएजी। इसको क्या बोला जाता है? मैम सीएजी को कैग क्या को बोला जाता है? फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ कंट्रोलर द, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, मतलब आप फुल फॉर्म बता रहे हो। मतलब सीएजी को बोला जाता है ही इज लाइक मैम फ्रेंड फ्रेंड एंड फिलोसफर गाइड। फिलोसफर ऑफ ओके मैम मैम पीएसी। यस मैम। तो इसीलिए क्योंकि ये एग्जामिन करती है रिपोर्ट ऑफ सीएजी, प्लस ये डिमांड फॉर ग्रांट जो होती है उसको एग्जामिन करती है। ओके, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो डिमांड फॉर ग्रांट है, इसके ऊपर किसका से होता है, लोकसभा या राज्यसभा? मैम लोकसभा। लोकसभा। क्योंकि डिमांड फॉर ग्रांट इज इक्वली टू मनी बिल, तो आप उसमें में याद रखना है कि डिमांड फॉर ग्रांट लोकसभा का ही से होता है। तो ये एग्जामिन करती है इन चीजों को। और ये पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर ये देखती है कि कोई भी टेक्निकल इरेगुलरिटी तो नहीं है। और इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करती है, मतलब आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, इट्स ओके, मतलब माइनस प्लस सही था, मतलब जैसे मान लो कि कुछ भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुई सपोज, उसमें 7 करोड़ जो है, मतलब उन्होंने पूरी शीट दे दी, पूरे वाउचर्स दे दिए, टोटल करके ठीक है 7 करोड़ खर्च हुआ है, इट्स फाइन, मतलब जो भी वाउचर्स थे वो मैच हो गए। लेकिन क्या वो इकोनॉमी के लिए मतलब इतना खर्चा होना जरूरी था, मतलब वो होना चाहिए था या नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। मतलब इकोनॉमी कैसे हो गया कि जैसे अगर हम देख सकते हैं मे बी मार्केट के अंदर ये, मतलब जैसे उसके अंदर कोई डिस्पोजेबल कप्स यूज हुए होंगे या कोई भी उसके अंदर रॉ मटेरियल यूज हुआ है, तो उसका ऑल्टरनेटिव लिया जा सकता था। तो उस वे में प्रूडेंस, विजडम और प्रोप्राइटी, ये जो वर्ड्स है, मतलब जो प्रूडेंस होता है ये इस तरह मतलब होना चाहिए, और प्रोप्राइटी कि जैसे आपने अपना ही पैसा खर्च किया है, मतलब सपोज करो कि आपके पास खुद के 1 करोड़ होते, तो आप उसको भी उसी तरह खर्च करते जैसे कि आपने पब्लिक की मनी को स्पेंड किया है, मतलब पब्लिक फंड्स को उसी तरह से स्पेंड किया जैसे वो आपकी मनी है। तो ये वर्ड यूज होने चाहिए, प्रूडेंस, विजडम, प्रोप्राइटी एंड इकोनॉमी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो एग्जामिन करते हैं। फिर आता है एस्टिमेट कमिटी। एस्टिमेट्स जितने भी दिए हैं, मतलब बजट्स के रिगार्डिंग जो भी बजट बनता है उसको एग्जामिन करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया कि एस्टिमेट कमिटी के अंदर सारे मेंबर्स कहाँ से आते हैं? लोकसभा। लोकसभा से आते हैं। अगेन वही बात आ जाती है, क्यों आते हैं? क्योंकि राज्यसभा का ऐसा से नहीं होता है बजट के ऊपर। फिर आता है ये भी पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर इकोनॉमीज को सुजेस्ट करते हैं, और ये ऑल्टरनेटिव पॉलिसी को भी सुजेस्ट करते हैं। लेकिन अगेन वो करते जरूर है, लेकिन ये रिकमेंडेटरी होता है, इनके पास कुछ भी इन्फोर्स करने के लिए ऐसा अवेलेबल नहीं होता। तो इनके अगर आपको ऐसे इश्यूज लिखने होंगे एस्टिमेट कमिटी के, तो आपको यही लिखना होगा, एक तो वही कि ये पोस्टमार्टम जो है एग्जामिनेशन होता है। सेकेंड चीज, ये इसके पास कोई ये रिकमेंडेटरी होते हैं, ऐसा अवेलेबल नहीं होता रिसोर्सेज कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो आप ये हो गए इसके जो इश्यूज हैं। फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये जो लाइक पब्लिक अकाउंट अंडरटेकिंग्स होते हैं उनके अकाउंट्स और रिपोर्ट्स को एग्जामिन करते हैं। जो सीएजी की रिपोर्ट होती है ना, एक तो होती है किसके रिगार्डिंग, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स, इसके रिगार्डिंग होती है। और साथ साथ ये जो पीएसयूज होते हैं उसका भी ऑडिट करते हैं। तो जो वोबली अंडरटेकिंग्स का जितनी भी रिपोर्ट होती है सीएजी की, वो कौन एग्जामिन करता है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर जो मतलब जो पब्लिक अंडरटेकिंग है वो किस तरह मैनेज की जा रही है उसको भी देखा जाता है, वही कि साउंड बिजनेस प्रैक्टिसेस के थ्रू होनी चाहिए। मतलब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पीएसयूज के अंदर, जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब एक प्राइवेट सेक्टर जैसे टाटा जी की कंपनी है, उसके अंदर जितने भी अच्छी पॉलिसीज को वो अपनाते हैं उसी तरह हमारी पीएसयूज जो है वर्क करें, ये इस तरह देखते हैं। और कमर्शियल प्रैक्टिसेस भी प्रूडेंट होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लो वो पब्लिक प्रिक्योरमेंट कर रहे हैं किसी भी एमएसएमई से, किसी भी प्राइवेट से मतलब प्रिक्योर कर रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज देखनी है कि ये 10 रुपए का लाइक मिलना चाहिए था तो उतने का ही किया है, कि वो उसको 15 रुपीज में ही कोट कर दिया। मतलब एक्सपेंडिचर उसी हिसाब से होना चाहिए। तो ये वर्ड्स आप यूज करोगे। फिर मैंने कुछ पीएसी को रिगार्डिंग, मतलब जो इसके पॉजिटिव हैं उसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे पीएनबी का फ्रॉड हुआ था, वहां पे इसने जो टॉप ईडी और आईटी ऑफिशियल्स हैं, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसको तक तक ये मतलब ये क्वेश्चन कर पाते हैं। तो ये पॉजिटिव फीचर हो गया किसका? पीएसी का। आप एक एग्जांपल रख सकते हो। फिर आती है इश्यूज।
ब्रॉड लाइक इश्यूज जो है आपको ऑलरेडी पता है कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होता है, रिकमेंडेटरी होती है, और इसके स्पेसिफिक ये हमने कर लिया कि पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के रिगार्डिंग वहां पे इसने फोल्ड्स को विड्रॉ मतलब वो किया, सबके आगे लेके आए। फिर उसके बाद रिकमेंडेटरी है ये, एडवाइजरी, और इनके पास कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि ये डिसअलाउ कर पाए किसी भी एक्सपेंडिचर को। जैसे जो फंड्स जाते हैं एमजी नरेगा, उसको उसका एलोकेशन जो है रोक नहीं सकते, ऑल्दो देर आर लाइक एलिगेशंस ऑफ करप्शन। फिर उसके बाद कोई भी अगर मतलब इट कैनॉट इशू ऑन द ऑर्डर, ओनली पार्लियामेंट कैन टेक अ डिसीजन ऑन इट्स फाइंडिंग्स। अगेन वही बात आती है कि वो एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी होते हैं, कुछ भी इन्फोर्स नहीं करवा पाते। मैंने ये इसलिए मेंशन किया आप कुछ एग्जांपल्स लिख पाओ, मतलब जैसे एमजी नरेगा वाली होगी, कॉमनवेल्थ गेम्स की हो गई, और यहाँ पे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मतलब विंटर क्लोथ्स जो प्रोवाइड किए थे आर्म फोर्सेस, और सीएजी रिपोर्ट ने ये कहा कि मतलब इसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है, मतलब जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उसको विंटर क्लोथ्स जो है टाइमली नहीं मिलते, लेकिन ये ऑर्डर नहीं कर सकता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। तो आप ये कुछ एग्जाम्पल्स रख सकते हो पीएसी के रिगार्डिंग। तो मतलब अगर शॉर्टकट में दिमाग में जैसे एग्जाम में आएगा, एक तो आपके पास 105 एंड 118 आर्टिकल लिखना है, इंट्रोडक्शन के अंदर वो लिखना ही लिखना है। और सेकंड चीज ये जो टेक्निकल वर्ड्स एंड टेक्निकल इरेगुलरिटी, इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम, प्रोप्राइटी, ये आपने मेंशन करना है। और साथ साथ आपका जो लाइक कंक्लूजन है उसमें कौन सी कमिटीज आएगी, एनसीआरडब्ल्यूसी मेंशन करोगे आप, सेकेंड आरसी यूज कर सकते हो, लेकिन एनसीआरडब्ल्यूसी की ये रिसर्च स्पोर्ट और जो टेन्योर वाली चीज थी वो मेंशन करनी है आपको। पार्लियामेंट्री कमिटीज हो गया, इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, एक तो ड्यू डेवलप जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है, keep the administration on its toes and inspire reverence for the parliamentary control, evaluate the working of such committees with suitable examples। तो ये 2021 का क्वेश्चन है। एक तो ये हो गया, आई थिंक इस पीडीएफ में लास्ट पीडीएफ में था वो क्वेश्चन 2023 का, वो मिस हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का, वो मैं चेक कर लेती हूँ। अब आ गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 105 के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में मेंशन्ड है, और वहीं से जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं वो पावर जो है ड्राइव करती हैं। 118 एंड 105 ये ध्यान रखना है। फिर ये होती क्या है प्रिविलेजेस, बेसिकली जो भी इस तरह की इम्यूनिटी या फिर राइट्स मिले हुए हैं। ओके, वैसे किस आर्टिकल मतलब फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन हो गया? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, किस फंडामेंटल राइट का ये एक्सेप्शन हुआ पार्लियामेंट्री राइट टू प्रिविलेजेस? इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 उसके अंदर जो हम पढ़ते हैं कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, एंड लॉ जो है हर किसी से ऊपर है। उसके अंदर जो एक्सेप्शन आती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या फिर जो भी प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि उनको इम्यूनिटी मिली है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो ये ध्यान रहना चाहिए। मतलब ये एक्सेप्शन हो गई टू द आर्टिकल 14। मतलब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे प्रीलिम्स में ऐसे बन के आता है। तो आर्टिकल्स ये होंगे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किसको एक्सेप्शन है। तो अब जैसे पेपर आ रहा है, इट्स इम्पॉसिबल कि वो सीधा मतलब इस तरह क्वेश्चन आ जाए, मे बी स्टेटमेंट में दिया हो सकता है। तो थोड़ा सा मतलब करते वक्त सोचते रहना है, मतलब प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ वही कंफ्यूज कर देता है जब ऑप्शंस दी होती है। तो ये राइट्स और इम्यूनिटीज होगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं टू द बोथ हाउसेस, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये मतलब लक्ष्मीकांत का पार्ट है कि इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या है, कि फ्रीडम फ्रॉम फ्रॉम अरेस्ट कितने डेज का होता है? 30 days। 40 डेज, 40 डेज बिफोर द सेशन एंड आफ्टर द सेशन। ये हो गया और लक्ष्मीकांत वाला पार्ट। और एक इसमें सिविल और क्रिमिनल दोनों इंक्लूडेड है। ओनली सिविल, मतलब अगर सिर्फ सिविल क्राइम है
तब नहीं अरेस्ट हो सकते, लेकिन अगर क्रिमिनल होगा तो उसमें अरेस्ट मतलब 40 डेज की जो एप्लीकेबिलिटी है वो रहेगी नहीं, वो अरेस्ट हो सकते हैं। तो मतलब सिर्फ सिविल मैम के लिए है, और 40 डेज आफ्टर द सेशन एंड बिफोर द सेशन, ये आपको याद रखना है। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, इस इसको मैम हमने डिस्कस किया है इन सेपरेशन ऑफ पावर। तो बेसिकली जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, मतलब एमपीज कुछ भी बोलते हैं इन पार्लियामेंट, उनको जुडिशरी के अंदर लाइक चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आपको ध्यान रखना है। यस अंकित? मैम ये 40 डेज मतलब कि कंप्लेन होने के बाद 40 डेज, या आपने बोला बिफोर सेशन आफ्टर सेशन 40 डेज तक अरेस्ट नहीं किया जाए? ड्यूरिंग द सेशन तो हो ही नहीं सकता, और 40 डेज बिफोर और आफ्टर भी नहीं हो सकता। ओके। तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या होंगी कि ये प्रोहिबिट कर सकते हैं कि पब्लिकेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, बट इसकी एक अमेंडमेंट के अंदर, मतलब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर ये चीज आई थी, अगर वो जो पब्लिकेशन या फिर जो भी रिपोर्ट है वो ट्रू है, वो कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ये चीज थी। तो मतलब ये प्रोहिबिट कर सकते हैं कि क्या पब्लिश होगा, लेकिन अगर प्रेस के पास कुछ भी इस तरह का रिपोर्ट होती है वो ट्रू है, तो वो कर सकते हैं पब्लिश, ताकि मीडिया का जो एक्टिव रोल है वो बना रहे, ताकि क्या एस्टेब्लिश हो, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट्रियंस। फिर ये एक्सक्लूड कर सकते हैं स्ट्रेंजर्स को, जो भी सीक्रेट मीटिंग होती है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट ना करें, तो ये किसी भी उसको कह सकते हैं, मतलब बेसिकली जो एमपी नहीं है, कोई बाहर से बंदा अगर पार्टिसिपेट करता है उसको ये एक्सक्लूड कर सकते हैं। फिर जो है कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता इन द हाउस प्रोसीडिंग्स, आर्टिकल 122। तो ये कुछ प्रिविलेजेस हो गए। ये आपको किस चीज में हेल्प करेंगी, मे बी डायरेक्ट आ जाए, व्हाट आर द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। फर्स्ट चीज, एक तो ये सारी जो प्रिविलेजेस हमने पढ़ी हैं, ये कुछ ही प्रिविलेजेस हैं, कहीं पे भी ऐसा प्रॉपर लॉ नहीं बना हुआ कि ये 10 प्रिविलेजेस हैं टू द एमपीज। ये थोड़ा सा वेग रहता है कि वो अपने अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, बट स्टिल कुछ जो लक्ष्मीकांत के अंदर दी हुई है ये हम मेंशन कर देंगे कि कुछ प्रिविलेजेस जो है इंडिविजुअल हैं, कुछ कलेक्टिव हैं, तो दो दो तीन तीन हमने एग्जांपल्स लिख देनी है। लेकिन मेन जो है आर्टिकल 105 और 194 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसके अंदर प्रोवाइडेड है, और साथ साथ हम मतलब कुछ कुछ रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है। तो ये कुछ ये हो गया कि एक लाइक अलग से लॉ नहीं बना हुआ, इसी पर क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर के अंदर, हम देखेंगे अभी। ये आया 2014 के अंदर। पावर, privileges and immunities of the parliament and its members as envisaged in article 105 of the constitution leave room for the large number of uncodified and unenumerated privileges to continue. Assess the reasons for the absence of legal codification of the parliamentary privileges. तो इसमें पूछा है, ये वही जो हमने लास्ट क्लास में कीवर्ड्स को डिस्कस किया, यहाँ पे कह दिया कि जो रीजंस हैं उसको असेस करना है, मतलब आप रीजन दोगे और आप थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दोगे कि हम क्यों नहीं कर पाए लाइक कॉडिफाई। फिर हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी एड्रेस्ड, तो मतलब हमने यहाँ पे वे फॉरवर्ड देना है। तो मतलब आप यहाँ पे बैलेंस ओपिनियन दोगे कि हमें कॉडिफाई करने से क्या फायदा होगा, या फिर कॉडिफाई क्यों नहीं हुई है, तो वे फॉरवर्ड देख सकते हो। हम इसमें यही प्रिपेयर करेंगे। अब इसके अंदर इश्यूज क्या हैं, अगर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखते हैं, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। क्यों है सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट? बेसिकली द ब्रीच ऑफ चेक एंड बैलेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जब ये ब्रीच होता है ना प्रिविलेज का, तो कहीं ना कहीं जो एमपीज होते हैं वो उसको पनिश कर सकते हैं। तो मतलब इट इज एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी। जुडिशरी के डोमेन में एंटर कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। प्लस इसका मिसयूज होता है ताकि क्रिटिसिज्म को हम साइलेंस कर पाए। इसके एक एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो, कर्नाटक तमिलनाडु में भी हुआ था यही इशू, वरना आप कर्नाटका का मेंशन कर सकते हो। मोस्टली जो जर्नलिस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट होता है, तो आप कर्नाटका या तमिलनाडु दोनों में से कोई भी एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है जुडिशियल स्क्रूटनी, इसके ऊपर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं है। तो केशव सिंह केस के अंदर ये हुआ था कि जो आर्टिकल 21 है वो अवर्ब है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो मतलब अगर हम देखते हैं कि किसको प्राइमा फेसी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, वो आर्टिकल 21 होगा। तो इसके ऊपर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे कोई कोडिफाइड नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं इसकी वजह से, बताइए।
पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। तो हम मूव कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की तरफ रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी। अगर एक लॉ बन जाएगा, आपको ये वर्ड यूज करने हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी को स्टैब्लिश कर सकते हैं और बेटर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं पार्लियामेंट्रियंस की, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दैट इज आर्टिकल 19, उसको हम अपहेल्ड कर सकते हैं, क्योंकि लाइक मोस्टली आप एग्जांपल दे दोगे कर्नाटका असेंबली के रिगार्डिंग। अब आ गया कोडिफिकेशन की नीड क्या है। तो नीड क्यों है कोडिफिकेशन की, ये हमने मेन डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट। क्योंकि एक तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी को स्टैब्लिश कर पाए, तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर पार्लियामेंट का से ना हो, एक तो ये आपका पॉइंट होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो आर्टिकल 105 194 के अंदर क्लियर मैंडेट है लेजिस्लेचर को कि वो कोडिफाई करना चाहिए। मतलब वहां पे एक्चुअली एक एक्सप्रेशन यूज्ड है कि अनटिल सो डिफाइंड, मतलब ये लाइन के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल 105 के अंदर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी डिफाइन नहीं करेंगे। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं 105 194 के अंदर जो है मैंडेट है कि उसको लाइक कोडिफाई प्रॉपर होना चाहिए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मतलब मैंडेट हो गया। उसके बाद हम कर्व कर सकते हैं मिसयूज, हमने लिखा ही कि आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको हम एस्टेब्लिश अपहेल्ड कर पाए। और इसका मिसयूज भी होता है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, तो मोस्टली मतलब वही ऑपोजिशन के लिए मोस्टली यूज होता है ये। फिर हो गया एनसीआरडब्ल्यूसी ने भी बोला है कि इसको कोडिफाई होना चाहिए। और उसके बाद हम इंटरनेशनल जो है प्रैक्टिसेस उसको लिख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये कोडिफाइड है। तो ये कुछ नीड्स होगी। फिर आता है कि हम क्यों नहीं होना चाहिए कोडिफाइड, या फिर क्यों नहीं कर सकते। एक तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को ये चैलेंज करता है, तो मतलब जो पार्लियामेंट के पास एक इंडिपेंडेंस होती है अपनी स्टैब लाइक वर्किंग के लिए, उसके अगेंस्ट हो गया। ऑल्दो आप यही पूछोगे कि वैसे तो हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है, ये सिर्फ पॉइंट को ऐड करने के लिए है। फिर आता है जुडिशियल इंटरफेरेंस। अगर हम देखें कि अगर वो कोडिफाई हो गया तो उसके अगेंस्ट कहाँ पे जाएंगे, जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है उसको स्क्रूटिनाइज कर पाएगी। तो अगेन किसके अगेंस्ट हो गया ये, सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट हो गया। आप लिख सकते हो इसको कि जुडिशियल इंटरफेरेंस इंक्रीज हो जाएगी। फिर पार्लियामेंट्री फंक्शन जो है उस पर लिमिटेशन आएगी इसके थ्रू। फिर उसके बाद अगर वो कोडिफाई हो गया सपोज करो, तो उसको लाइक इवॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। यही प्रॉब्लम जो है हम पढ़ेंगे जब इलेक्शंस, तो एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर भी जो है ईसीआई के पास पावर है। जैसे जैसे कुछ भी इवॉल्व होता जा रहा है, मतलब अगर हम देखते हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सोशल मीडिया का यूजेस बढ़ रहा है। अगर एक बार लो बन जाता है तो उसको मेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन इसको टाइम टू टाइम मतलब करना पड़ता है, तो उसके लिए इजी होगा। तो सिर्फ ये पॉइंट ऐड करने के लिए। तो ये हो गया, कुछ पॉइंट्स हो गए जिसमें आप लिखोगे कि वो कोडिफाई नहीं कर रहे तो इट इज जस्टिफाइड। फिर आ जाता है वे फॉरवर्ड। सिंपल है कि एनसीआरडब्ल्यूसी ने बोला है कि इसको कोडिफाई कर दो। और अगर हम कोडिफाई कर रहे हैं तो इट शुड बी टेस्टेड ऑन द टचस्टोन ऑफ द दिस ट्रिनिटी। और ये लाइन जो है आप हर जगह यूटिलाइज कर सकते हो। आप इस तरह डायग्राम भी बना के आ सकते हो कि जहाँ पे कई बार होता है ना शॉर्टेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे हाफ पेज भर पड़ा है और हम उसको फिल नहीं कर पा रहे, तो आप इसको इस तरह डायग्राम बना सकते हो कि जो भी लाइक वे फॉरवर्ड है कि इसके जो है इम्प्लीमेंट होने चाहिए तीनों आर्टिकल्स, आर्टिकल 14 19 21। फिर ये ट्रायल थ्रू द इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होना चाहिए। मतलब हम इससे क्या कर पाएंगे, जो वेग यूज ऑफ पावर है, मतलब जैसे पॉलिटिकल वेंडेटा है, उसके लिए उसके अगेंस्ट इसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो मतलब जो रियल इंटेंट था लोगों का, उसको हम अपहेल्ड कर पाएंगे। ये कुछ हो गए वे फॉरवर्ड, आप मेंशन कर सकते हो। तो मतलब हमने किया कि 105 आर्टिकल आपको ध्यान रहना चाहिए, और 194 आर्टिकल, एक तो ये आपके आना ही चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आप एक माइक्रो डायग्राम बनाकर मतलब इस तरह बना सकते हो, इस साइड इंडिविजुअल दिखा दी, इस साइड कलेक्टिव दिखा दी। अगर नहीं पूछा है, मतलब अगर ब्रॉड क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस 15 मार्कर आया है, और हाफ पेज जो है आप थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हो कि बताने के लिए कि क्या क्या है। और इनफैक्ट अगर आ जाता है सोर्सेज, मतलब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के क्या क्या सोर्सेज है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया मतलब 105 194। फिर रूल्स हो गए जिसके अंदर इसके बारे में मतलब लोकसभा रूल्स राज्यसभा रूल्स, इस सब के अंदर हमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पता चलता है। लेकिन आप कहोगे कि कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम।
अब आ गया 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के अंदर मतलब क्या है, एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन, अब डिफेक्शन क्या होता है, बेसिकली फ्लोर को क्रॉस करना। मतलब अगर हम देखते हैं जो एक पार्टी के जो है एमपीज वो एक साइड बैठे होते हैं, दूसरी साइड बैठी होती है ऑपोजिशन। अगर कोई भी फ्लोर क्रॉस कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑपोजिशन पार्टी में जा रहा है, मतलब डिफरेंट पार्टी में जा रहा है, जिसमें वो लाइक इलेक्ट हुआ था उसकी जगह वो छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना, दिस इज डिफेक्शन। अब इसमें हम रिवाइज करेंगे जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है। एक तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से आया था, ये भी आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर। अब इसके प्रोविजंस, यस, वोट करते वक्त उन्होंने पार्टी को डिसोबे करा। यस, नेक्स्ट। अगर नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन कर लेता पार्टी आफ्टर 6 months। तो मतलब मैं रिपीट कर देती हूँ, एक तो उसने डिसोबे किया हो अपनी पार्टी को, और प्लस जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है 6 महीने के बाद पार्टी को ज्वाइन कर ले। मतलब नॉमिनेटेड मेंबर कैसे होता है, मतलब प्रेसिडेंट ने इलेक्ट किया उसको और वो एमपी बन गए। अब 6 महीने हैं उसके पास कि वो XYZ कोई भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो उसके बाद वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट। अगर इंडिपेंडेंट मेंबर है ज्वाइन कर ले किसी भी। तो इंडिपेंडेंट मेंबर को अलाउड ही नहीं है, उसके पास 6 महीने की विंडो भी नहीं है जिसमें वो पार्टी ज्वाइन कर पाए। ओके, एक पॉइंट बचा है सिर्फ। अगर वो वॉलंटरली जो है रिजाइन कर देते हैं पार्टी में से, तो ये 4 प्रोविजंस होगी जहां पे डिफेक्शन जो लॉ है उस पे लग जाएगा, मतलब वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब डिसोबे करे, नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद ज्वाइन कर ले, इंडिपेंडेंट मेंबर जो है ज्वाइन कर ले किसी भी पार्टी को, और वो वॉलंटरली रिजाइन कर दे। ये 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान नहीं है नॉमिनेटेड के लिए आया था या इंडिपेंडेंट के लिए आया था। उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा जस्ट प्ले किया, आई थिंक नॉमिनेटेड मेंबर के लिए आया था। अब हमने क्या कहा है कि आफ्टर 6 मंथ्स वो ज्वाइन कर सकता है, उन्होंने विद इन 6 मंथ्स लिख दिया था, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया था। वो वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड से हमने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, और प्रोविजंस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाती है एक्सेप्शन। कौन कौन सी एक्सेप्शन है इसकी? थर्ड वाला है कि 2/3 मेंबर्स मर्जर के लिए मान जाए, तो और अगर प्रिसाइड 2/3 जो मेंबर्स हैं अगर वो मर्ज हो जाते हैं, ये अब इसमें भी एक डिस्प्यूट है, मतलब न्यूज के अंदर जो चल रहा था, अगर वो मर्ज हो रहे हैं तो क्या स्प्लिट के लिए भी लगेगा या नहीं, इस पे ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आप एक बार के लिए सिर्फ इतना याद रखोगे कि अगर मर्ज हो रहे हैं 2/3 मेंबर्स तो वहां पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, अंकित, यू वर सेइंग समथिंग, राइट? I was saying the same point. Okay. ओके, यस रूपाली। अगर स्पीकर रिजाइन कर दे, स्पीकर कैन हाँ, मतलब जो डिसाइड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिजाइन हैं फ्रॉम पार्टी। अगर वो रिजाइन करते हैं अपनी पार्टी से तो वो चलेगा। वो क्यों चलेगा? क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, हम क्या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। तो ये 2 एक्सेप्शंस हैं, आपको ये प्रीलिम्स के लिए याद रखनी है। और कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ 10th शेड्यूल? मैम Speaker. स्पीकर ओनली। हम्म तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं हाउस के, वो डिसाइड करते हैं, मतलब स्पीकर करता है, और इन द केस ऑफ राज्यसभा चेयरमैन हो जाएंगे। आप एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। अब दूसरी चीज आती है कि अगर हम देखते हैं विद 10th शेड्यूल के अलावा उसकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कौन डिसाइड करता है? आफ्टर creation of election commission, सॉरी, president after recommendation of Rise of- election। हाँ, मतलब प्रेसिडेंट करते हैं, रिकमेंडेशन लेते हैं वो ईसीआई से, तो मोस्टली वो ईसीआई के ही सुनते हैं, लेकिन हमें यही ध्यान रहना चाहिए कि प्रेसिडेंट के पास पावर है लेकिन टेकिंग द एडवाइस ऑफ ईसीआई। तो ये ध्यान होना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स। अब आ गया इसके अंदर इश्यूज क्या है। अब हमने समझ लिया कि फ्लोर क्रॉस करने को कह देते हैं हम डिफेक्शन, उसके लिए हम 52nd अमेंडमेंट के अंदर जो 10th शेड्यूल लेके आए ताकि हम एंटी डिफेक्शन को कर्व कर पाए। एक्चुअली ये डिस्कशन कब स्टार्ट हुई, तो मतलब जो वो थे आयाराम गयाराम एक टर्म है जिसको यूज किया जाता है, मतलब उन्होंने क्या किया था,
पहले एक पार्टी में थे, फिर इलेक्ट होने के बाद दूसरी पार्टी में चले गए, फिर उन्होंने फिर से चेंज की। तो आया राम गया राम टाइप्स इसको फ्रेज को यूज किया जा सकता है। मतलब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को टैकल करने के लिए आया था। फिर आता है इंटेग्रिटी ऑफ द पार्टी सिस्टम, उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए है। और प्लस जैसे मान लो कि मतलब हमारे ही कॉन्स्टिट्युएंसी का इशू था, मतलब आप गवर्नमेंट के जो है एमएलए बने, हमने मतलब उनको इसलिए वोट दी कि जो पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़ के हम उस तरह वोट देते हैं ना कि इस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, क्या वो लेके आने वाले हैं। लेकिन बाद में वो छोड़ के कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो कहीं ना कहीं जिन्होंने उनको वोट दे के जिताया था वो नहीं फुलफिल हो पाया। तो मतलब डेमोक्रेटिक विल जो है उसको अपहोल्ड करने के लिए मैंडेटरी है। मतलब जो इलेक्टोरल मैंडेट है उसको हम लाइक सबवर्ट ना हो, इसके लिए हमें ये जरूरत है 10th शेड्यूल की। अब आ गया, ये डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट को भी फैसिलिटेट करता है। बेसिकली हमने क्यों कहा कि अगर मान लो कि ऐसे तो कोई भी छोड़ ही नहीं पाएगा। मतलब अगर किसी पार्टी के अंदर दो मतलब 2/3 मेंबर्स कि उस पार्टी को छोड़ के मतलब मर्ज होते हैं किसी और के साथ, इसका मतलब कुछ एक्चुअल में फ्लो है उस पार्टी के अंदर, मतलब कुछ आइडियोलॉजिकल डिसेंट है। तो मतलब अगर इस तरह के कुछ केसेस होंगे तो ये अलाउ करता है उसको, मतलब डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट को ये फैसिलिटेट करता है, ताकि वो जो मेंबर्स हैं जिनका इंटेंट या फिर उनकी जो आइडियोलॉजी है किसी और के साथ अगर वो अलाइन होती है तो वहां पे जाके जुड़ सके। फिर उसके बाद अवॉइड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो कि वही मैंने जैसे बात बताई, अब अगर एमएलए की सीट खाली हो जाती है तो दोबारा से इलेक्शन करने पड़ेंगे, मतलब बाई इलेक्शन जो होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक केस आ जाता है कि किसके पास पावर है, मतलब जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा क्या वो टाइमली डिसाइड कर रहे हैं या नहीं। इस चीज का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आता है। फिर आता है क्योतो होलोहलन केस, हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ये एंटी डिफेक्शन के साथ लिंक्ड है। आप प्रीलिम्स के लिए मतलब लक्ष्मीकांत के अंदर भी पढ़ते हो इसको। इसने ये बात बोली थी कि ठीक है, एंटी डिफेक्शन के कारण मतलब वो वोट नहीं दे पाते, स्टिल दे हैव द राइट टू स्पीच, मतलब बोल तो सकते ही हैं। और प्लस ये अंडरमाइन नहीं करता है 105 और 194, ये केस लो है। अब हमने डिस्कस किया था जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी प्रोविजंस के साथ साथ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है। तो आप इसको यहाँ से उठाओगे अगर इन केस पार्लियामेंट के ऊपर मतलब उसकी फंक्शनिंग को लेके कैसे बेटर कर सके, इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्योतो होलोहन केस को मेंशन कर सकते हो। और इसने ही बोला था कि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो मतलब अगर स्पीकर जो भी डिसाइड करता है उसका फाइनल डिसीजन है, ये लक्ष्मीकांत के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन बट इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यस रूपाली। तो वो बाई इलेक्शन का बोला कि स्पीकर डिसाइड करता है, बाई नहीं नहीं, इलेक्शन कब होंगे? बाई इलेक्शंस का स्पीकर नहीं डिसाइड करता, वो तो ईसीआई करते हैं जब इलेक्शंस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाई इलेक्शन तो तब होगा ना अगर वो एमएलए रिमूव किया जाएगा, मतलब अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर स्पीकर ने वहां पे डिसीजन नहीं लिया, उसको डिस्क्वालीफाई ही नहीं किया, तो फिर तो बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते ना। थैंक तो यू। मतलब हमने इलेक्ट किया था आम आदमी पार्टी मतलब आपके, लेकिन वो कांग्रेस में चले गए, फिर भी वो कंटिन्यू चलता रहता है क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम पे जो मेजर रूलिंग पार्टी है वो कांग्रेस हो। अब आ गया इश्यूज क्या है। अब अंडरमाइनिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ये अंडरमाइन करता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल लेजिस्लेचर है उसको पार्टी लाइंस पर ही चलना पड़ता है। ये तो आपको समझ आ ही गया था कि मतलब व्हिप इशू कर सकते हैं उस बेसिस पे चलता है। फिर एब्सोल्यूट पावर जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है, और यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं है। एंटी डिफेक्शन को लेके कौन कौन से आपके पास करंट एग्जांपल्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है पलट गई हो, आप जो यहाँ पे मेंशन करोगे करंटली? एमपी का केस, महाराष्ट्र का केस, ये रिसेंट एग्जांपल्स थे जहाँ पे गवर्नमेंट जो है चेंज हुई इसकी वजह से, मतलब डिफेक्शन जो है हुआ लेकिन स्पीकर ने टाइमली डिसीजन नहीं लिया। और उससे पहले सिक्किम के अंदर भी यही केस हुआ था। तो मतलब बेसिकली वहां से आई थिंक 11 या 8 जो मतलब एमएलए हैं उन्होंने दूसरी ज्वाइन कर ली, तो उसमें मतलब अगर उन्होंने पार्टी चेंज कर ली तो उससे गवर्नमेंट ही पलट गई। तो ये पता होना चाहिए एमपी महाराष्ट्र और सिक्किम के कुछ केस हैं। तो आप इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि रिसेंटली इन द कंटेक्स्ट ऑफ लाइक महाराष्ट्र और एमपी, वहां पे जो है देर इज अ टॉपल ऑफ द गवर्नमेंट ड्यू टू डिफेक्शन। तो इसके कारण ये हाईलाइट होता है, मतलब इसलिए कुछ हम ये अगर हम कंटेक्स्ट लिख देते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ, उससे ये हो जाता है कि हमने बता दिया एग्जामिनर को कि मुझे पता है कि क्वेश्चन क्यों पूछा है। तो रिसेंट कंटेक्स्ट जो है आप दे सकते हो। फिर उसके बाद ये कर्व नहीं कर पा रहा है इंस्टेबिलिटी,
ये इसी की एग्जाम्पल होगी कि क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि रिसेंटली हमारे सामने एमपी, महाराष्ट्र, सिक्किम ऐसे ऐसे केसेस आए हैं। फिर अलाउइंग ग्रुप डिफेक्शन, मतलब वही कि 2/3 को अलाउ करता है, लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि क्योतो होलोन केस ने ये बोला है कि फ्रीडम टू स्पीच जो है वो अवेलेबल है इनके पास। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा, ऑल्दो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, क्या कर सकते हैं मैम हम? कर दो। टाइम फ्रेम टू एक्ट स्पीकर के लिए। हाँ, टाइमलाइन हम प्रोवाइड कर सकते हैं स्पीकर को कि आपने इस टाइम में देना ही देना है। और अर्चना प्लीज पार्टिसिपेट। लिमिट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन एंटी डिफेक्शन। तो मतलब हमने जैसे ये एक चीज कर सकते हैं कि रेदर देन के हर बिल के लिए, हर लॉ के लिए जो भी डिस्कशन हो रहा है, हर पॉलिसी के लिए व्हिप इशू करें, रेदर देन हम बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इफेक्ट होगी, हम उसकी तरफ ही लिमिट कर दें, मतलब कॉन्फिडेंस मोशन के लिए ही कर दें। अब ये किसने बोला था? दिनेश गोस्वामी कमेटी का ये रिकमेंडेशन था। प्लस हमने जैसे कहा कि स्पीकर टाइमलाइन आप डिफाइन कर दो। आप ये भी कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल के थ्रू जो है डिसीजन हो, या फिर प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू हो, ये सेकेंड एआरसी ने बोला था। फिर उसके बाद हम एक लॉ के अंदर क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, जैसे हमने कहा वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप। ये बहुत वेग टर्म है, इसको कैसे भी मतलब कुछ क्लैरिटी तो है ही नहीं है, और इसको प्रूव करना पड़ेगा कि वॉलंटरली है या नहीं है। तो हम क्लैरिटी लेके आ सकते हैं इस लॉ के अंदर। प्लस जो अंकित ने बोला, ये सुप्रीम कोर्ट 2020 की ही जजमेंट है कि टाइमलाइन होना चाहिए, रीजनेबल टाइम के अंदर आना चाहिए। और एक आप लिख सकते हो कि पार्टी के अंदर जो है डेमोक्रेसी आए। तो मतलब हो सकता है ना कि जो मेंबर्स मतलब जैसे एमएलए या जो एमपीज होते हैं वो पार्टी क्यों चेंज करते हैं, मे बी उनको उतना फ्रीडम नहीं मिल रहा था उनकी अपनी पार्टी के अंदर, तो हम इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सकते हैं। इनफैक्ट एक लाइक डिबेट है कि पार्टीज को भी आरटीआई के अंदर लेके आए हम, ये भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद एथिक्स कमेटी जो है उसका रोल बढ़ा सकते हैं हम। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया पार्लियामेंट्री कमिटीज का जो हमने ऊपर टॉपिक डिस्कस किया, कि उसके रोल को एनहांस किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए। फिर जो बाई इलेक्शन हुए, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी बाई इलेक्शन हैं वो करने पड़ेंगे, अगर गवर्नमेंट मतलब उनको रिमूव कर देते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उसका एक्सपेंडिचर अगर हम उसी पे डाल देंगे तो मे बी वो ना चेंज करे पार्टी। लेकिन अगेन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो इस पे डिसीजन ले रहा है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए। तो आप वो भी लिख सकते हो कि यूके मॉडल को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, जो हमने लास्ट क्लास में किया। तो ये एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग हो गया। एनी डाउट? अब आ गया है राज्यसभा का रोल। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पार्लियामेंट के लिए आप कौन से आर्टिकल मेंशन करोगे अर्चना? 79 to 122। 79। तो आप आर्टिकल 79 से लेके 122, हमने ये डिस्कस किया था कि आपने ये तो मेंशन करना ही है, वरना आप राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 को मेंशन कर सकते हो। अब ये होगी आपकी इंट्रोडक्शन जो आना ही चाहिए। अब राज्यसभा का ब्रॉड ब्रॉड रोल आपको पता है कि बेसिकली जैसे लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाता है, तो एक लॉ जो है उसको एक रिवाइज मतलब रिवाइज करने का एक चांस होता है, मतलब हास्टी जो लेजिस्लेशन होता है हम उसके अगेंस्ट जो है वर्क कर सकते हैं राज्यसभा के थ्रू। तो मतलब ये रिवाइजिंग चैम्बर हो गया। तो एक लाइन है, आप लाइक लिख सकते हो। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सेकंड थॉट प्रोवाइड करता है, प्लस राज्यसभा जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? स्टेट्स को। तो ये फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी को असर्ट करने में हेल्प करता है। और दूसरी चीज, जो गार्डियन है ये स्टेट के राइट्स का एज अ हाउस ऑफ करेक्शन। तो अब आप ये वर्ड यूज कर सकते हो कि इट इज द हाउस फॉर द सेकंड थॉट एंड द हाउस ऑफ करेक्शन, इसको डिफाइन कर सकते हो, थोड़ा सा वर्ड्स हो जाएंगे। और इसी से इसकी सिग्निफिकेंस लिखा जाएगी कि जैसे फेडरलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कॉपरेटिव फेडरलिज्म को स्टैब्लिश करता है। सेकंड आप लिख सकते हो कि रिवाइजिंग चैम्बर है। थर्ड आप लिख सकते हो कि ये डेलिब्रेटिव चैम्बर है, मतलब जो भी है यहाँ पे डिस्कशन होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कहीं ना कहीं ये मतलब लॉ को पास नहीं होने देता, मतलब एक हिंड्रेंस की तरह वर्क करता है। लेकिन हम इसको डिफेंड करेंगे किसके थ्रू, कि अगर ये हिंड्रेंस की तरह वर्क करता तो हमारे पास प्रोविजन है डेडलॉक के लिए, क्या? ज्वाइंट सिटिंग्स। लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ 3 ज्वाइंट सिटिंग्स हुई हैं अब तक। अब यहीं से जो है मतलब हम लाइक प्रीवियस ईयर को देखते हैं, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि ज्वाइंट सिटिंग्स पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन आ चुका है। तो वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से ही निकल के आया। जैसे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं, कब होता है? जब डेडलॉक क्रिएट होता है। 2020 के अंदर इन्होंने राज्यसभा पे पूछा। तो मतलब ज्वाइंट सिटिंग्स जो है, अगर हम उसका वहां पे जब लिखते वक्त
ये इंपॉर्टेंट है ये लिखना कि डेडलॉक क्रिएट होने के बाद ये क्रिएट होता है। फिर वहां पे कौन सी वो लगती है मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी लगती है, तभी कारण वो किस किस को एप्लीकेबल नहीं होता ज्वाइंट सिटिंग। मनी बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड मनी हाँ, बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और मनी बिल दोनों को एप्लीकेबल नहीं होता, मनी बिल में जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेडलॉक ही नहीं होता। और उसके बाद जैसे जैसे कॉलिशन पॉलिटिक्स बढ़ती जा रही है उसी तरह हमारे जो राज्यसभा का रोल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि राइज ऑफ रीजनल पार्टीज। अब ये जो कॉलिशन पॉलिटिक्स है हमने लास्ट क्लास में देखा था 2000, मतलब मुझे क्लास नहीं याद कौन सी क्लास में किया था वो क्वेश्चन, 2023 के अंदर क्वेश्चन आया था जो फेडरलिज्म के रिगार्डिंग। क्या पूछा था कि जो प्रेसिडेंट रूल का यूज है, मतलब आर्टिकल 356 का यूज क्यों कम हुआ है आफ्टर 1990s, इसी पे आया था वो। तो इसी के साथ ये लिंक्ड है। हम कह सकते हैं वहां पे भी हम लिख सकते हैं कि राज्यसभा का जो रोल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से आर्टिकल 356 को उतना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। आप वहां पे मेंशन कर सकते हो ना। तो ये 2020 में पूछा, 23 के अंदर फेडरलिज्म के साथ लिंक करके उन्होंने पूछा आर्टिकल 356। पहले ज्वाइंट सिटिंग्स को पूछा, ईयर नहीं ध्यान मुझे, उससे पहले उन्होंने कौन सी इमरजेंसी पूछी हुई है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सारे टॉपिक जो है पार्लियामेंट के ही हैं, उसी टॉपिक के हैं। अब आते हैं स्पेशल पावर्स। राज्यसभा के पास स्पेसिफिक कौन सी पावर्स हैं, आर्टिकल 249 किसके साथ लिंक्ड है। मैम वो वो जो स्टेट लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट होता है, सॉरी। तो राज्यसभा अगर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर पास कर देगा किसी लॉ के लिए, तो वो पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। फिर आर्टिकल 312, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने के लिए आर्टिकल 312 जो है वो राज्यसभा के पास पावर है। आर्टिकल 67, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए जो उसका प्रपोजल है वो इनिशिएट सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर हो सकता है। क्यों होता है, क्योंकि जो चेयरमैन है वही प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो है, वाइस प्रेसिडेंट वही चेयरमैन एक्ट करते हैं ऑफ राज्यसभा। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स हो गई। फिर एक्सपर्ट ओपिनियन ये प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हमने इसको अगर हम इसके मेंबर्स देखते हैं तो 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर्ट साइंस उससे निकल के आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सपर्ट ओपिनियन प्रोवाइड करने के लिए। फिर इसका एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल भी रहा है, जैसे ट्रांसजेंडर बिल यहीं पे इंट्रोड्यूस हुआ था। और इनफैक्ट जो क्वेश्चन मैं बता रही थी कि एक हिंड्रेंस की तरह नहीं वर्क करता, उसमें आप डिफेंड करने के लिए दोगे कि एक तो 3 ज्वाइंट सिटिंग भी हुई है अभी तक, और दूसरा आप कहोगे जैसे जीएसटी बिल हो गया, जो भी इतने इतने ट्रांसफॉर्मेटिव बिल थे वो इसने लेके आने दिया है, मतलब कोई डेडलॉक नहीं था, एक हिंड्रेंस की तरह नहीं वर्क करता, रेदर इट एक्ट एज अ फेडरल एंड रिवाइजिंग चैम्बर। आप इस तरह की लाइंस लिखोगे। अब आ जाता है इसके अंदर इश्यूज क्या है। एक तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उसमें ये बोला था कि एक तरह का ये जो लोकसभा में फंक्शंस हो रहे हैं वही यहाँ पे हो रहे हैं, मतलब डुप्लीकेसी चल रही है फंक्शंस की, लाइक अपार्ट फ्रॉम कि कैसे इलेक्शन होता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट हो गया, आप इसको एज अ पॉइंट मेंशन कर सकते हो। फिर ये अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए हेल्प करता है, नहीं कर पाता कैसे, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि हमने कहा कि मनी बिल सिर्फ 14 डेज के लिए रहता है, बजट के अंदर इसके पास कोई पावर नहीं होती। डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो सिर्फ लोकसभा के पास होता है। फिर क्रोनिज्म एंड पैट्रोनेज अपॉइंटमेंट होती है। तो मोस्टली जो लाइक 12 मेंबर्स हैं नॉमिनेशन, वो कैसे होगा, जैसे मान लो जो इलेक्ट नहीं हो पाए वो बैकडोर एंट्री कैसे देंगे, नॉमिनेशन के थ्रू। रिसेंटली कौन कौन से न्यूज में रहे थे, जैसे सीजीआई जो थे, एक्स सीजीआई, उसको अपॉइंट किया। फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मतलब जो भी आईपीएस आईएएस वगैरह, पहले अगर वो गवर्नमेंट के फेवर में एक्ट करते हैं तो उनको हम कह सकते हैं कि आप फ्यूचर में हम आपको नॉमिनेशन दे देंगे। तो वो उनका आफ्टर रिटायरमेंट एक वो हो गया, मतलब एक जॉब की तरह होगी कि उनको नॉमिनेशन मिल जाएगी राज्यसभा के अंदर। फिर लोकसभा की सुप्रीमेसी रहती है। तो ये कुछ इश्यूज हो गए। ये मतलब हमने इसलिए क्योंकि आपको एक वन साइडेड आंसर नहीं लिखना, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर करके जा सकते हो कि लोकसभा में भी वही वर्क हो रहा है, प्लस फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए ये नहीं एक्ट कर सकता। मेन पॉइंट यही है कि यहाँ पे जो पैट्रोनेज मिलती है टू द सर्टेन पीपल, आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे मैंने एक्स सीजीआई बोला, मे बी राजन गोगोई, मतलब आपने नाम देना ही नहीं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप लिख सकते हो कि सीजीआई को अपॉइंट किया था। फिर आता है सुप्रीमेसी ऑफ द लोकसभा। अब इसके अंदर वे फॉरवर्ड क्या होगा, सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं
वो रेदर देन गिविंग द पावर टू द प्रेसिडेंट किसके उस पे एक्ट करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू ऊपर, एड एंड एडवाइस। तो हम रेदर देन उसके ऊपर एक्ट करने की जगह हम क्या कर सकते हैं कि एक अपॉइंटमेंट कमीशन बना सकते हैं, ताकि जो एक पैट्रोनेज मिलती है वो खत्म हो जाए। सबसे मेन पॉइंट यही रहेगा। फिर जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स को, वो एडुकेट होनी चाहिए। आप एग्जाम्पल क्या दोगे? यूपी को कितनी सीट्स हैं? 31। त्रिपुरा को ओनली 1। फिर इम्प्रूव्ड रिसर्च कैपेबिलिटीज, ये अगेन वही, जैसे टेक्निकलिटीज जो है वो बढ़ती जा रही है, उसी तरह यहाँ पे रिसर्च जो है कैपेबिलिटीज बढ़ानी चाहिए। अभी रिसेंटली 2018 के अंदर अग्निहोत्री कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, आप इसको मेंशन जरूर करिए। इनफैक्ट पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के अंदर भी हम मेंशन कर सकते हैं। इसने मतलब हम इसको ब्रॉडली डिस्कस कर लेते हैं कि इसने 4 फंडामेंटल इश्यूज उठाए थे जो पार्लियामेंट की अटेंशन जरूरत है इसको। एक तो जब भी ये मिलते हैं तो गवर्नमेंट का बिजनेस ही डिस्कस होता रहता है। गवर्नमेंट का बिजनेस डिस्कस होता रहता है, मतलब रूलिंग पार्टी जो एग्जीक्यूटिव के फंक्शन है। लेकिन जो डिस्कशन, मतलब जो इश्यूज अदर पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जो ऑपोजिशन उठा रही है, हम उसको डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो मतलब जो मेजर पॉइंट है डेलिब्रेशन का, वो नहीं हो पा रहा है। एक तो ये पॉइंट। फिर सेकंड, जो क्वेश्चन आर जैसे मैकेनिज्म है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कम होता जा रहा है, हम इसको बढ़ाना चाहिए। हमने किया था ये कि क्वेश्चन आर जो है yes उसको ma'am। सस्पेंड कर दिया था रिसेंटली, 2020 या 21 की बात है ये। आप उसको मेंशन कर सकते हो। और फिर इसने बोला था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, मतलब टेक्निकलिटीज बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम रिसर्च स्टाफ ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। प्लस जो डिसरप्शन है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का, वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसके लिए एक सैंक्टिटी प्रोवाइड, मतलब इसके प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। तो मतलब आप लिखोगे कि रूल्स जो हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं। किसने रिकमेंड किया है? ये अग्निहोत्री कमेटी रिकमेंडेशन। जो ये हमने रिकमेंडेशंस पढ़ी, ये सिर्फ इसलिए ताकि हम पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के अंदर इश्यूज क्या हैं, मतलब जो कमेटी ने उठाए हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने ये मिस किया है, आप वहां पे भी लिख लीजिए। जब पार्लियामेंट्री इश्यूज लिखोगे कि अग्निहोत्री कमेटी ने ये इश्यूज बताए हैं, आप वहां पे कोट कर सकते हो। तो और प्लस अगर लोकसभा पे भी कल को आ जाता है कि उसकी फंक्शनिंग पे, तो आप वे फॉरवर्ड में ये कमेटी मेंशन करिए। मेंशन करना है? अग्निहोत्री कमेटी। नहीं नहीं, कौन से क्वेश्चंस में मेंशन कर सकता? ओके। एक तो जैसे पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के इश्यूज रिगार्डिंग आएगा, तो वहां पे आप वे फॉरवर्ड में मेंशन कर दीजिए कि रूल्स जो है रिवाइज होने चाहिए, हम बेटर वे में वर्क कर पाए। और प्लस अगर राज्यसभा के रिगार्डिंग आता है या फिर लोकसभा के रिगार्डिंग इंडिविजुअली क्वेश्चन आता है, तो वहां पे भी हम मेंशन कर सकते हैं। अगर वो भी आता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल पार्लियामेंट का, तो वहां पे भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आर के रिगार्डिंग भी इसने बात की है। अब आ गया मेजर पॉइंट, सिलेबस के अंदर क्या मेंशनड है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपैरिजन के रिगार्डिंग, ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट। यस, सिमिलैरिटी बताइए। तो डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटी। क्या क्या सिमिलैरिटी है? आर्टिकल 75, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा सीयू। हम्म। और मतलब वही बेसिकली कौन सा फीचर लिखोगे आप? रिस्पॉन्सिबल। नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। जो नॉमिनल और रियल की है क्लासिफिकेशन, यहाँ पे भी ब्रिटेन की तरह। रियल हेड कौन हो गए? प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल प्रेसिडेंट। यस। और Recording in progress. अंकित आरती। टू हाउसेज हैं उसी की तरह, ब्रिटेन की तरह। और जो हमने किया था ड्राइवेबिलिटी, तो बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर में हमने यही देखा था कि इंडिया के अंदर लाइक ब्रिटेन देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस। और
कैसे दो मेन जो आपको पता ही होनी चाहिए, वन इज रिस्पॉन्सिबल एंड अदर वन इज ड्राइवेबिलिटी। ड्राइवेबिलिटी का क्या मतलब है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से आते हैं? पार्लियामेंट से निकलते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होंगे। और उसी तरह जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, वहां पे भी यही है। और नॉमिनल और रियल में जो क्लासिफिकेशन और टू हाउसेस, तो ये सिमिलैरिटी हो गई बिटवीन बोथ। डिफरेंस क्या है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है, वहाँ पार्लियामेंट सॉवरेनिटी। तो हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है, वहां पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है। और इसी के रिगार्डिंग जो है 2023 के अंदर क्वेश्चन आया, इसको हम प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्या डिफरेंस है? मैम ब्रिटिश पार्लियामेंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट। हाँ, वहां पे शेडो कैबिनेट का कंसेप्ट है। वहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मतलब वो काउंटर साइन करते हैं। बेसिकली जब भी कोई लॉ पास होता है, हमारे जो एमपीज हैं उनको साइन करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ प्रेसिडेंट का एसेंट होता है। लेकिन वहां पे इंडिविजुअली भी काउंटर साइन किया जाता है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है उस लॉ के लिए। नेक्स्ट। नार्क है, हमारे रिपब्लिक है। तो हमारे जो नॉमिनल हेड है वो इलेक्टेड है, लेकिन वहां पे जो है हेरिडिटरी है। और प्राइम मिनिस्टर कौन से हाउस से हो सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर? बोथ द हाउसेस। लेकिन वहां पे कहाँ से होते हैं? सिर्फ लोकसभा। मतलब ब्रिटेन के अंदर, मतलब जो लोअर हाउस है लोकसभा, सिर्फ वहीं से हो सकते हैं। मतलब वहां पे आप एग्जाम के अंदर लोअर हाउस लिखोगे वर्ड, क्योंकि लोकसभा हमारे इंडिया के अंदर नेम है। और यही है मंथ्स। 5 मेजर जो डिफरेंसेस हैं। उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के रिगार्डिंग। पहली बात, सॉवरेनिटी जो है, मतलब आपको मतलब पता होगा कि बेसिकली जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो कौन सी है। सॉवरेनिटी क्या होता है? मतलब अगर हम फीचर्स पढ़ते हैं जो प्रियम्बल के अंदर, जो वहां पे लिखे हुए हैं वर्ड्स, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है कि जो भी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो फ्री विल है, वो कोई भी डिसीजन ले सकती है, वो किसी भी बाहर की एक्सटर्नल गवर्नमेंट से कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तभी कारण जब हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मिली तो सॉवरेनिटी ट्रांसफर हुई फ्रॉम ब्रिटेन पार्लियामेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो सॉवरेनिटी ही सबसे मेन थी। तो सॉवरेनिटी के अंदर मतलब डिसाइडिंग अथॉरिटी, तो हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि पार्लियामेंट को लिमिटेड पावर है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल को अपर हैंड रखा गया है। किस तरह हम सोच सकते हैं थोड़ा सा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करना इजी है या नहीं? नो। तो आप कहोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड है। तो मतलब रिजिड। इस क्वेश्चन के अंदर हम ध्यान से पढ़ते हैं व्हाट दे हैव सेड, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटेन एंड इंडियन अप्रोचेस टू द पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। तो आप कुछ पॉइंट्स जो है सिमिलैरिटी के लिखोगे, कुछ जो है मेजर जो है आप कंपैरिजन ड्रॉ करोगे, मतलब डिफरेंस क्या है। आप इसके अंदर जो अगर तो आता है कि ब्रिटेन पार्लियामेंट और इंडियन पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस है, तो आप ये ऊपर वाले 5 पॉइंट लिख देते हैं। लेकिन इन्होंने सॉवरेनिटी पे मेजर फोकस किया है, तो आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में सोचना है। जैसे हमने एक तो पॉइंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं इंडिया के अंदर? हम कह देंगे कि यहाँ पे रिजिड है, वहां पे फ्लेक्सिबल है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कारण यहाँ पे रिजिड है, प्लस बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट है। आप ये पॉइंट लिख दोगे। और क्या आ रहा है दिमाग में? अब यहीं से सोच सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर किसने दिया? जुडिशरी। तो हम कहेंगे कि जो जुडिशरी है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है हमारे इंडिया के अंदर। यहाँ पे इंडिया के अंदर जुडिशियल रिव्यू जो है वो ज्यादा बेटर है। मतलब अगर हमने डिस्कस करेंगे जब जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट जो है, अगर हम एक लैडर बनाते हैं तो ब्रिटेन में सबसे कम, फिर इंडिया, फिर यूएस। यूएस में उससे भी ज्यादा है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जुडिशियल सॉवरेनिटी नहीं है, स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है, बट जुडिशियल रिव्यू जो है वो पॉसिबल है। तो आप जुडिशियल रिव्यू लिखोगे। फर्स्ट लाइन तो आपकी यही हो जाएगी कि पार्लियामेंट्री जो है, मतलब पार्लियामेंट
कभी भी ऐसे नहीं है कि कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। और जुडिशियल रिव्यू के सब्जेक्टिव है वो। जुडिशियल रिव्यू के लिए आप कौन सा वो दोगे, केस लो? आर्टिकल मिनर्वा नंबर मिल्स 32। केस तो केस या फिर केशव नंदा भारती केस, कोई भी मेंशन कर सकते हो। और इंडिया के अंदर और क्या डिफरेंस है? मैम आर्टिकल 32 और हाँ, मतलब आप इसी के अंदर मेंशन कर सकते हो जो आरती ने बोला, आर्टिकल 32, मतलब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग आर्टिकल 32 एंड 226। और इंडिया के अंदर नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। ऑल्दो हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम कंपेयर करते हैं यूएस के साथ, यहाँ पे यूनिटरी फीचर्स भी हैं, बट अगर हम ब्रिटेन के साथ देखते हैं तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, मतलब जो पार्लियामेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, पार्लियामेंट है, उसके ऊपर ये नहीं है कि वो कुछ भी लॉ बना सकते हैं। स्टिल जो पावर है वो डिवाइडेड है विद द पावर शेयरिंग है विद द स्टेट्स, तो फेडरल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी नहीं है। ये एक और एग्जांपल हो गया। और तो मतलब यहाँ पे भी सोचते वक्त आपने जो सेक्शंस किए थे, मतलब आपने फेडरलिज्म हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू आ जाएगा चेक्स एंड बैलेंसेस। हमने किया था ना ये चीज, कि अगर यूएस का बनाते हैं तो कैसा बनेगा डायग्राम, प्रॉपर मैम सेपरेशन ऑफ लूजली। पावर है। इंडिया के अंदर कैसा बनेगा, ऐसा। ओवरलैप और करें। ब्रिटेन के अंदर और भी लूज है, मतलब अगर हम बनाएंगे तो इस तरह बनेगा। तो मतलब यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस जो है बेटर है, आप ये मेंशन करोगे। और कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर भी कर ली है, नेचर ऑफ पॉलिटी मेंशन कर दोगे, चेक्स एंड बैलेंसेस। और क्या पॉइंट आ सकता है, सिंपल मेजोरिटी। हाँ, मतलब आप ये मेंशन कर सकते हो कि ब्रिटेन के अंदर जो है सिंपल मेजोरिटी है उसको अमेंड करने के लिए। और बेसिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग आप सेपरेट पॉइंट बना दोगे तो ये 5-6 पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे। एक तो ये क्वेश्चन ये बताता है कि वहां पे सोचने के लिए वही सोचिए, एक जुडिशरी से पॉइंट निकाल लीजिए, एक लेजिस्लेचर से आ रहा है, एग्जीक्यूटिव से आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, फिर जो दो मेजर पॉइंट्स है फेडरलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। और अगर आता है अब सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी में क्या लिखोगे? ये आर्टिकल 75 रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, वो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के साथ कुछ लिंक नहीं है ना इसमें। पार्लियामेंट ही सुप्रीम हुआ ना, कि एग्जीक्यूटिव को भी वो आंसरेबल है उसको, नहीं? आप कह सकते हो कि जैसे जुडिशियल रिव्यू है जो, वो यूएस की तरह स्ट्रांग नहीं है, मतलब यहाँ पे भी वहां पे भी जुडिशरी के पास पावर है, ब्रिटेन के अंदर भी, तो इतना स्ट्रेंथन नहीं, आप ये मेंशन कर सकते हो। और इनफैक्ट आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रिटेन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो कुछ भी अमेंड कर देंगे, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग जो है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। तो मतलब थोड़ा सा ब्रिटेन को बैलेंस करके इस वे में आंसर किया जा सकता है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के रिगार्डिंग। इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट जो है अपने आप में एक सुप्रीम है, वो डिसीजन ले सकते हैं, आप ये भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन स्टिल अपर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन का है। और आपका जो मेन जो कंक्लूजन या इंटर लगा लो, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी वर्ड आना ही चाहिए। मतलब इंडिया के अंदर ना ही तो जुडिशियल सॉवरेनिटी है, ना ही पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी। वो कहाँ से पता चलता है, आप लिखिए, रूल ऑफ लॉ जो कंसेप्ट है, आर्टिकल 13 जो है, वहां से हमारे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है। आर्टिकल 32 से पता चलता है कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है। तो आप कंक्लूजन के अंदर, मतलब एंड में कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए आप मेंशन कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इंडिया एनविसेजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी दैट इज विजिबल फ्रॉम द आर्टिकल, मेंशन कर दीजिए कि यहाँ से पता चलता है। मेन रूल ऑफ लॉ वर्ड आना इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 13 आना इंपॉर्टेंट है।
तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया, सिमिलैरिटी कर ली, और ये 2023 का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। और हम अभी इस क्लास के बाद क्या क्या आंसर्स लिखने हैं, एक तो ये एस्टिमेट कमिटी को लिंक्ड हो गया, 2018 में किया था। फिर ये प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन आ रखा है, ये लिखना है। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट क्लास में से जो क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल कमिटीज के रिगार्डिंग, वो क्वेश्चन लिखना है। 3 क्वेश्चन ये हो गए। 2023 वाला तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, मतलब इसको एक बार रिवाइज कर लेना बस। फिर राज्यसभा के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन, ये वाला कि इन्होंने पूछा था कि इट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द यूजलेस स्टिपनी टायर to the most useful sporting organ in the past few decades. Highlight the factors and areas in which this transformation could be visible. तो मतलब आपको एक तो लिखना पड़ेगा कि यूजलेस टिप्पनी टायर क्यों कहा जाता था, आप थोड़ा सा जस्टिफाई कर सकते हो इसको। फिर उसके बाद ये ऑर्गन, स्पोर्टिंग ऑर्गन कैसे बना है, मेन आंसर जो है इसी फॉर्मेट में होगा कि क्या फैक्टर्स हैं कि स्पोर्टिंग ऑर्गन, आप उसमें लिखोगे रिवाइजिंग चैम्बर है, डेलिब्रेटिव चैम्बर है, फेडरल चैम्बर है। फिर के वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि जीएसटी बिल जैसे आया है, फिर ट्रांसजेंडर बिल इसने लेके आया, फिर उसके बाद जो सरोगेसी बिल है उसमें एक्सपर्टीज दी, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रिगार्डिंग हो गया। फिर आप ये भी लिखोगे कि जो ज्वाइंट सिटिंग है वो 3 ही हुई है यहाँ तक, और कॉलिशन पॉलिटिक्स है वो इंक्रीज हुआ है। इस तरह का आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन आर्टिकल नहीं भूलना कि 79 से लेके 122 लिखना ही है। अब आता है ये क्वेश्चन, हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, 2013 में पूछा इन्होंने, रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपीज हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स एंड एज अ रिजल्ट हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन द पॉलिसी इश्यूज आर नॉट यूजुअली विटनेस्ड। हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कैसे एक इंडिविजुअल एमपी का जो रोल है वो डिमिनिश हुआ है। तो मतलब यहाँ पे क्या लिखने को बोल रहे हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ के कारण क्या इश्यूज, चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। तो मतलब वहां पे उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल पा, मतलब जो विप इशू हो जाता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो रियल है वो नहीं मिल पाता। लेकिन आप कहोगे, जस्टिफाई करोगे कि जो क्योतो होलोन केस है उसने कहा है कि एटलीस्ट स्पीच का राइट तो है ही है। अब इसमें बोला है व्हाट विद द डिफरेंट इंटेंशन, तो मतलब कितना हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो मतलब आप इशू लिख सकते हो कि इसकी वजह से कैसे उसका रोल कम हुआ है। आप इसका काउंटर पार्ट दे सकते हो कि नहीं, इसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है, रेदर इट इज अ लाइक ट्रांसफॉर्मेटिव लॉ जिसकी वजह से हम आयाराम गयाराम को जो है रोक पाए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आ पाए हैं, और प्लस दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। फिर इन्होंने कहा है बट विद डिफरेंट इंटेंशन, तो आप कहीं ना कहीं एक हिडन डायमेंशन, इसकी इंटेंशन मेंशन कर सकते हो कि एंटी डिफेक्शन क्यों हम लेके आए थे। तो बेसिकली इसी का ही पॉजिटिव हो गया, मतलब जो काउंटर आप मेंशन कर रहे हो उसके साथ साथ आप एक एडेड डायमेंशन ऐड कर सकते हो। जैसे इन्होंने पूछा हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो आप क्या ऐड और कर सकते हो, एनीवन? क्या आप पूछा आपने? मतलब हमने यहाँ पे कह रहे हैं ना कि जो रोल ऑफ इंडिविजुअल एमपी है वो कम होता जा रहा है, हाउ फार कैन दिस बी इट एट्रीब्यूटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसका मतलब आप अदर फैक्टर्स मेंशन कर सकते हो जिसकी वजह से इंडिविजुअल एमपी का जो रोल है वो कम हुआ है। और इसी बेसिस पे जो है हमने मतलब लास्ट क्लास में देखा था, इसी बेसिस पे क्वेश्चन आया था। हाँ देखिए, 2019 में क्वेश्चन आया, इंडिविजुअल पार्लियामेंट्री रोल एज अ नेशनल लॉ मेकर इज ऑन द डिक्लाइन विच इन टर्न हैज एडवर्सली इम्पैक्टेड द क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड देयर आउटकम। तो यहाँ पे सारे रीजंस पूछे हैं, हमने डिस्कस किया था कि एब्सेंटिज्म है, फिर जो पार्लियामेंट्री कमिटीज को है बिल पास नहीं होता, फिर उसके बाद वॉकआउट्स होते हैं, मतलब इस तरह से मेंशन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे भी एक लाइक एडेड डायमेंशन ऐड कर सकते हो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अलावा क्या इश्यूज हैं जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल एमपी का रोल जो है वो कम हुआ है। तो मतलब क्वेश्चन को पढ़ते वक्त किस तरह के वर्ड यूज किए हैं उसी बेसिस पे आपका स्ट्रक्चर बनेगा, बट स्टिल मेजर पोर्शन यही होगा कि एंटी डिफेक्शन की वजह से कैसे इंडिविजुअल एमपी का रोल जो है कम हुआ है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स कौन से यूज होंगे, एटलीस्ट 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 10th शेड्यूल, ये मेंशन करोगे। तो मतलब ये जो Yes. फैक्चुअल पार्ट है वो आपने मेंशन करना है। राज्यसभा के अंदर हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 80 या 79 टू 122। फिर उसके बाद प्रिविलेजेस के अंदर कौन सा आर्टिकल मेंशन करोगे, 105 and 118. 94 194 एंड 105। एस्टिमेट कमिटी के अंदर कौन सा मेंशन करोगे, 105 हाँ 105 एंड 118। तो कमिटीज के रिगार्डिंग ये 2 आर्टिकल्स आने चाहिए।
तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आर्टिकल्स बिल्कुल बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। तो हमने इस क्लास में से एक तो ये 2 क्वेश्चंस, तीसरा ये वाला, फोर्थ ये, और एक क्वेश्चन उसमें से, तो 5 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से जो लिखने हैं।